हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, लुईस डॉट संरचना। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट with total valency electrons in free state और combined state। समझे बच्चों कि किसी भी एलिमेंट के सिंबल को उसकी फ्री स्टेट या कंबाइंड स्टेट में टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों के सहित रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। समझे बच्चों, किसी तत्व के संकेत को उसकी संयुक्त अवस्था या मुक्त अवस्था में कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों के सहित व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और यही मैंने लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट विद टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंसी शेल इन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अर्थात तत्व के संकेत को उसके संयोजी कोश के कुल इलेक्ट्रॉन सहित मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था में दर्शाना ही क्या कहलाता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब जैसे हम फ्री स्टेट में लें, तो हम फ्री स्टेट मतलब जब वो एटॉमिक स्टेट में हो, तो एटॉमिक स्टेट में हम केवल एलिमेंट का सिंबल लें और उसके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करें। जैसे हाइड्रोजन में एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो हम लिखेंगे H के ऊपर एक डॉट। लिथियम में एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, हमने एक डॉट लगा दिया, ठीक है। बेरिलियम में 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 लगा दिया हमने डॉट। बोरॉन में कितने होते हैं, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से तो 3 डॉट्स लगे हुए हैं। कार्बन में 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 डॉट्स लगा दिए। नाइट्रोजन में 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 डॉट लगा रखे हैं। ऑक्सीजन में 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 डॉट्स लगा रखे हैं। इस तरह से और भी अदर एलिमेंट्स के जो भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने डॉट लगा दो, वो उनकी फ्री स्टेट के क्या हो जाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो यहां तक बात समझ गए आप, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हमें किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें क्या क्या पॉइंट्स नोट करने होंगे। तो देखो, इसके लिए हमें निम्न कैलकुलेशन मतलब इस तरह से फॉलोइंग कैलकुलेशंस आपको करनी होंगी। यहाँ पे मैंने लिख दी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन और फॉलोइंग। देखो, पहला है N1 कैलकुलेशन करना, N1 की कैलकुलेशन। N1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया गया है उसमें जितने भी एटम्स हैं उन सब के क्या जोड़ देने हैं आपको, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। प्लस अगर कोई चार्ज लगा है, आयन है, जैसे SO4 2- या CO3 2-, तो जो भी माइनस चार्ज में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ऐड करनी है। और अगर कोई आयन है और उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर देना है, ठीक है। वो पॉजिटिव चार्ज के नंबर को माइनस करना है। समझे बच्चों कि अणु के समस्त तत्वों के परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन N1, ठीक है, प्लस अगर उसमें ऋणावेश लगा है तो ऋणावेश की संख्या जोड़ दें, धनावेश है तो उसको घटा देना है। फिर दूसरा होगा N2 इक्वल टू होता है 2 × NH। NH नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इन मॉलिक्यूल, मतलब हाइड्रोजन कितने हैं उसमें, उसके क्या करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर रखना है एटम्स, प्लस 8 × NX। NX का मतलब हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो लिखा है CO3 2-, तो CO3 में NH नहीं है, लेकिन अदर एटम्स कितने हो गए, CO3, तो 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, तो कुल मिला के NX की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो यही मैंने लिखा है एक्सेप्ट हाइड्रोजन अदर, ठीक है। यहाँ पर लिखना है, ये है, यहाँ पर लिख दिया मैंने NH नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और NX का मतलब है अदर एलिमेंट्स, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, उसके एटम्स नहीं है।
फिर आता है थर्ड, ये है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बंधीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये होगा n2 माइनस n1, मतलब जो आपने n2 कैलकुलेट कर लिया, जो n1 कैलकुलेट कर लिया, उनका डिफरेंस लेना है, वो निकलेंगे टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट करने होते हैं तो n3/2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स से एक बॉन्ड बनता है। तो यहां तक बात समझ गए होगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, आपको क्या करना है कि अब निकालना है नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका फॉर्मूला लगेगा n4 = n1 माइनस n3। n1 आपने पहले देख लिया है, n3 भी देख लिया है, तो इनका डिफरेंस लेंगे। ये जो निकलेंगे ये है क्या, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, समझ गए ना। और आपको फिर उसको लोन पेयर्स में कन्वर्ट करना है, तो n4/2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स से एक पेयर बनता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या करना है कि आपको मॉलिक्यूल जो दिया गया है उसका सेंट्रल एटम सिलेक्ट करना है। सेंट्रल एटम वो होगा जो कि मिनिमम नंबर में होगा, मतलब मिनिमम 1 होगा। जैसे CO3 2- में सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन। तो इस तरह से सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है, और फिर जो बाकी अदर एटम्स बचे उनको सेंट्रल एटम से नंबर ऑफ बॉन्ड्स के अनुसार जोड़ देना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो अदर एटम्स हैं उनके ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स से पूरे करने हैं। इसके लिए आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों लेने हैं, और इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं हर एक एटम का। हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट करना है, डुप्लेट करना है। इतना करने के बाद फिर लास्ट में क्या करना होता है, हर एक एटम का जो है वो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। वो जो फॉर्मल चार्ज आएगा उसको कैसे कैलकुलेट करना है, मैं अपने अभी फॉर्मूला बताता हूँ। उस फॉर्मल चार्ज को फिर एटम, जिस एटम का आपने फॉर्मल चार्ज निकाला है उस एटम के सिंबल के ऊपर लिख देना है। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, तो पहले आप इसे लिख लें। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मल चार्ज को आपको कैसे निकालना है। तो बच्चों समझ गए ना कि जब आप ये सारी कैलकुलेशन कर लें n4 तक, तब आपको एक केंद्रीय परमाणु चुनना है, और उस केंद्रीय परमाणु से सारे परमाणु जो बचे हुए हैं उनको बंधों की संख्या के अनुसार जोड़ देना है। आपको उतने ही बंध यूज करने हैं जो आपने निकाले हैं। फिर हर एक परमाणु का अष्टक पूर्ण करना है। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन से उसका डुप्लेट पूर्ण करना है। इसके बाद हर एक परमाणु का औपचारिक आवेश निकालना है और उसके संकेत के साथ लिख देना है। देखो फॉर्मल चार्ज आप कैसे निकालोगे, तो ये फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज, इसको बोलते हैं हम क्या, औपचारिक आवेश, ठीक है। तो ये होता है नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम। जिस एटम का आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स लिखें, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स अटैच्ड विद एटम, ठीक है। उस एटम से कितने बॉन्ड अटैच्ड हैं, फिर -2 इंटू लोन पेयर्स, उसमें कितने लोन पेयर्स हैं और उसके साथ 2 इंटू कर दें। इस तरह से आप उसका क्या निकाल लोगे बच्चों, फॉर्मल चार्ज। मतलब सीधा है कि फॉर्मल चार्ज एक्चुअल में जो एलिमेंट है या जो एलिमेंट का एटम है उसकी फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट सेल में, और जब वो कंबाइंड स्टेट में आता है तब उसके पास वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका डिफरेंस ही क्या कहलाता है, उसका फॉर्मल चार्ज। तो मैं यहाँ अलग से डेफिनेशन लिख देता हूँ कि फॉर्मल चार्ज क्या है, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज ये होता है बच्चों औपचारिक आवेश, अलग से मैं अलग डिफाइन नहीं करूँगा, अब मैं यही बता देता हूँ। तो ये है नंबर ऑफ, या इसको कहेंगे कि इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स
वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट ऑफ एटम एंड कंबाइंड स्टेट ऑफ एटम। समझे बच्चों कि जब कोई भी परमाणु अपनी फ्री या मुक्त अवस्था में था तो उसके पास कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स थे, और जब वो कंबाइंड स्टेट में आया मतलब अदर एटम्स के साथ उसने बॉन्ड बनाए तब उसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इनका डिफरेंस ही क्या है, फॉर्मल चार्ज। मतलब है तत्व की मुक्त अवस्था में, ठीक है, कुल इलेक्ट्रॉन, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन ये है माइनस संयुक्त अवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉन, इनका डिफरेंस लोगे तो यही क्या है, फॉर्मल चार्ज। तो यहां तक बात समझ गए होंगे। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, तो पहले आप इसे नोट करें। ओके, अब देखो बच्चों, अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको CO3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले आप इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाओगे। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने निकाला N1। N1 का मतलब हुआ वैलेंसी सेल, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन प्लस, ठीक है, इसमें 3 ऑक्सीजन है तो ये हो गए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन में होते हैं 4, पर ऑक्सीजन में होते हैं 6, 3 है ऑक्सीजन, तो 3 × 6 हो गए। +2 क्यों किया है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कितना है, -2, तो उसका नंबर रखना है। तो कुल मिला के इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 24। मतलब N1 बराबर आ गया 24। फिर N2 मैंने आपको फॉर्मूला बताया है 2 × NH प्लस, ठीक है, 8 × अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो चूंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो 2 × 0 हो गया, ये NH के लिए हो गया। ये 4 × 8, 4 × 8 क्यों कर दिया, क्योंकि एक तो कार्बन है और 3 ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये आ गया और ये आया 32। ध्यान रखें ये फॉर्मूला केवल तभी यूज होगा जब हर एक एटम हाइड्रोजन को छोड़कर वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता हो। सुपर ऑक्टेट को फॉलो करता है तो वो यहाँ पर यूज नहीं होगा, हम उसे अलग से बताएंगे। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए सभी एटम्स का, तभी होगा ये फॉलो। तो आपका N2 कितना आ गया, 32। फिर N3 तो हम लिखते हैं N2 - N1। तो ये है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो 32 में से N1 आपने माइनस कर दिए, कितने आ गए, 8। अब आपके पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो होगा 8, तो बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 8/2 मतलब 4। मतलब CO3 में टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, 4। फिर आप निकालते हैं N4, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। N1 - N3 टोटल इतने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें से इतने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो बचे वो नॉन बॉन्डिंग हो गए। तो वो कितने आ गए, 24 में से -8 कर दिया आपने, 16 हो गए। तो N4 की वैल्यू 16 हो गई। तो लोन पेयर्स, ठीक है, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितनी हो गई, 8, 16/2। अब मैंने आपसे कहा इसके बाद आप सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करें। तो इसका सेंट्रल एटम है कार्बन, मैंने सिलेक्ट किया। उसमें बाकी अदर एटम्स को नंबर ऑफ बॉन्ड्स के अनुसार जोड़ दें। तो टोटल 4 बॉन्ड्स थे आपके पास। हम 3 ऑक्सीजन को अगर 4 बॉन्ड्स से जोड़ेंगे तो 2 में तो एक बॉन्ड आएगा और 1 ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। यही स्ट्रक्चर होगा। फिर आपको क्या करना है, हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखो आप, अगर हम इस ऑक्सीजन की बात करें, ये जो ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसमें ये तो हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एक डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 और चाहिए तो हम 2 लोन पेयर यहाँ बना देंगे। तो इस तरह से अब आप देखोगे कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। यहाँ आ जाए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए। क्यों, क्योंकि ये एक बॉन्ड है। और कुल मिला के यहाँ पर आपको 3 लोन पेयर और लगा देने हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 और ये है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर हो जाएगा। ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8।
और ये जो, और अब आप देखोगे कि जो कार्बन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसके पास भी कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हर एक एटम का आपने ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। अब देखो, अब आपको क्या करना है कि हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना है। अब मैं यहाँ मिटा देता हूँ। देखो फॉर्मल चार्ज आपको कैसे कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ एक बार और स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। आपने इस तरह से बना लिया, ये हो गया और ये हो गया। यहाँ पर आपने इस तरह से 3 लोन पेयर लगाए हैं, यहाँ पर 3 लगाए हैं और यहाँ पर 2 लोन पेयर, क्योंकि 4 ये और 2 8, सॉरी 4 ये और 4 ये 8, 6 और 2 इसके बॉन्डिंग के हो गए, तो 8, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी आपने देख लिया 8। अब हमें इसका फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो देखो फॉर्मल चार्ज कितना होगा, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन 6, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 है तो ये, और माइनस लोन पेयर के या कहें कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या 2 इंटू लोन पेयर तो 3, तो 6 माइनस 7 मतलब -1। तो यहाँ का जो फॉर्मल चार्ज है वो कितना आया, -1। जस्ट इतना ही फॉर्मल चार्ज यहाँ आएगा। अगर आप यहाँ का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस बॉन्ड्स कितने हैं 2 और -2 इंटू 2, तो ये हो गया 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, अब आपको कि फॉर्मल चार्ज पता होगा कि 2 ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज है नेगेटिव और एक में जी नहीं है, तो आप इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आपने ये पेयर बना दिए, यहाँ पर आपने माइनस लगा दिया, यहाँ पर भी एक माइनस लगा दिया, ये हो गया। ये कुल मिला के एक स्ट्रक्चर बन गया। अगर आप इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि ये बना दिया हमने डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ पर इसके लोन पेयर लगा दिए। यहाँ पर आप एक लोन पेयर बनाओगे और एक ऑक्सीजन, और यहाँ पर आप इस तरह से लोन पेयर लगा दें। ठीक इसी तरह से एक बॉन्ड पेयर यहाँ बनाया और इस तरह से उसमें क्या लगा दिए, लोन पेयर। तो कुल मिला के ये क्या बन गया, यही क्या बन गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, CO3। तो बात समझ गए होगे आप। तो अब आपसे बन जाएगा। देखो एक एग्जांपल और ले लेंगे, पहले आप इसे नोट कर लें। अब देखो मान लो आपको इन मॉलिक्यूल्स में से किसी का भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं मान लो एक बना के बता देता हूँ NH4+ का। तो NH4+ में N1 कैसे करेंगे, ये तो हो गए नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये किसके हो गए, हाइड्रोजन के, और 1 पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर दिया, कितना हो गया 8। N2 2 into NH प्लस 8 into NN, तो N मतलब नाइट्रोजन एटम्स और ये हाइड्रोजन एटम्स, तो ये हो गया 2 into 4 और 8 into 1, तो ये कितना हो गया 16। N3 N2 minus N1 तो कितने हो गए 8, तो बॉन्ड्स कितने हो गए 4। N4 कितना हो गया, N1 minus N3 8 minus 8 तो 0, इसका मतलब कोई लोन पेयर नहीं है। इसका सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन। बाकी ये है 4 बॉन्ड्स थे, आपने 4 बॉन्ड से 4 हाइड्रोजन बॉन्डेड कर दिए। इनके किसी भी हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालोगे 0, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालोगे +1। ये बन गया इसका क्या स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज और बाकी में क्या लगा हुआ है, इस तरह से आपने देखा हाइड्रोजन जुड़े हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो एक यहाँ जोड़ देना है, एक हाइड्रोजन ये जोड़ देना है, एक हाइड्रोजन ऐसे जोड़ देना है और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देना है और यहाँ क्या लगा देना है, पॉजिटिव चार्ज। अब आता है कि सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स, जिनमें आउटर मोस्ट सेल में जो सेंट्रल एटम है, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल एटम जब आप लोगे N2 की कैलकुलेशन में, तो उसके सुपर ऑक्टेट के अनुसार उसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स लेने। देखो कैसे, जैसे मैंने PCl5 का, इनमें से किसी का भी कैलकुलेट करना है, तो मान लो पहले PCl5 का, तो देखो N1 तो सीधा है कि नाइट्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्लस 5 क्लोरीन है और उनमें हर एक क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये कितने हो गए 14। फिर N2 कैसे निकालें, तो देखो NH×2, ये तो हाइड्रोजन के लिए हो गए, N3×10, क्योंकि यहाँ पर PCl5 में मैंने सुपर ऑक्टेट रूल बताया था कि इसके वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं 10, तो ये उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, फास्फोरस के, तो N3×10 कर दिया प्लस NX×8, यहाँ पर क्लोरीन जो जुड़ा है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आपने इसका तो 0 हो गया, ये 10 हो गया, ये कितने हो गए 40, तो ये कितना आ गया 50।
तो ये 40 और ये 50 आ गया। अब आप क्या करोगे आगे, बस आगे उसी तरह से कैलकुलेशन करते जाओ। अब आपको क्या निकालना है, N3, फिर N3 के बाद N4, फिर सेंट्रल एटम लेना है, फिर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। अब मैंने यहाँ तक कर दिया, अब हम लेंगे N3, तो N2 माइनस N1, तो ये थे 50 और ये थे 40, कितने हो गए 10, तो बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 10/2, मतलब कितने हो गए 5। सेंट्रल एटम क्या है, फास्फोरस 5। आप इस तरह से क्लोरीन बॉन्डेड कर दिए आपने, समझ गए ना। मतलब मैं इसको इस तरह से बना दूं जो एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर होता है, Cl 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 और ये क्या Cl। अब आप हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो यहाँ 7 हो रहे हैं, मतलब एक बॉन्ड से तो 2 और ये हो गए इस तरह से। अब हाँ एक चीज 2 मिनट रुक जाओ, इसके पहले आप इसको N4 और निकालोगे, तो N4 इक्वल टू N1 माइनस क्या करना है आपको, N1 माइनस आपको N3, तो N1 कितना था आप देखो 40, N3 कितना आया है 10, तो ये कितने हो गए 30, तो लोन पेयर्स आप देखिए कितने हो गए, तो 30/2 मतलब कितने होंगे 15। अब आप स्ट्रक्चर बना लो इस तरह से, Cl 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 और ये है Cl। हर एक Cl में आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन तो हो रहे हैं पूरे ऑक्टेट कंप्लीट, तो इस तरह से आपने यहाँ पर कर दिया ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये हो गए। ठीक इसी तरह से यहाँ पर कर दिए, कुल मिला के आपको 15 जो है लोन पेयर्स लेने हैं, तो आप हर एक क्लोरीन में 3-3 लगा दें, तो इस तरह से 5 में टोटल मिला के 15 हो गए। और इसमें तो आपने देखा था कि 10 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, समझ गए ना। तो इस तरह से इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। अब आप इनके बॉन्ड लुईस डॉट से इनके बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर दो, तो उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, बस। अब आप इसके लोन पेयर हर एक में इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, जो भी उसके लोन पेयर्स बचे, और इस तरह से ये बन गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे ही आपको जब इसमें कैलकुलेट करोगे ना, तो सल्फर का जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, यहाँ पर Np जब Ns करोगे तो 12 कर दोगे, आयोडीन में 14 करोगे, इसमें 12 करोगे, तब जाके इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप फास्फोरस, सल्फर, वहां पर उसकी वैलेंसी क्या है, सुपर ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरह से रख के SO4 2- PO4 3-, इनके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, एटम्स का बता दिया मैंने, मॉलिक्यूल्स का। इस तरह से हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, तो इसे आप नोट करें।